स्पेक्ट्रम वर्ड है उसका टेक्निकल मीनिंग क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, दोज आर द रीजनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम। बाकी तो रेस्ट इस पूरे चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन फॉर्मेट ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही बनेंगे, वेयर यू हैव टू रिकॉग्नाइज एट अ स्ट्रेच ऑल द 206 बोन्स एरिया वाइज। तो मैंने आपके सामने फ्लो चार्ट्स लास्ट क्लास मैंने बनाया था कि एरिया वाइज आपको एरिया का नाम, उसमें बोन का नाम और नंबर ऑफ बोन्स दैट एरिया पोजेस। तो कुछ इस फ्रीक्वेंसी से और इस टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड से आपको ये चैप्टर डील करना है। तो लेट मी नाउ कंटिन्यू। आप ने जो डिक्टेशन में पॉइंट्स लिखे थे, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा मेंशन करें, देन आई विल स्टार्ट विद द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। द ह्यूमन स्कल taxonomically exhibit डायकोंडलिक कंडीशन। क्या एग्जिबिट करते हैं? दैट इज डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ टू occipital condyles है ना। ह्यूमन स्कल टेक्सोनॉमिकली ये इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि इन द अपकमिंग क्लासेस जब हम टेक्सोनॉमी में एक रेफरेंस कैरेक्टरिस्टिक कंपैरिजन करके पढ़ रहे होंगे तो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स में हर क्लास यानी पीसीज से लेकर मैमल्स तक ये एक टर्म यूज किया जाएगा कि मोनोकॉन्डलिक या डायकॉन्डलिक। तो whom are those members among vertebrates जिनमें मोनोकॉन्डलिक स्कल है और कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें डायकॉन्डलिक। फिलहाल आज इस चैप्टर को डील करते हुए आपने एक्सपीरियंस किया कि आई डिडंट मेंशन व्हाट डज इट एक्चुअली मींस। लास्ट क्लास में ये पॉइंट जो है एस्केप कर गया था गलती से, तो आज मैं वहीं से स्टार्टअप दे रहा हूं। बाकी रेस्ट फीचर्स में ह्यूमन स्कल के बता चुका हूं, आपको डायग्रामेटिकली लिखवा चुका हूं। तो लास्ट दो पॉइंट्स जिसके साथ हम स्कल ह्यूमन स्कल को आज कंक्लूड करने जा रहे हैं, जिसका पहला पॉइंट आज था द ह्यूमन स्कल टेक्सोनॉमिकली एग्जिबिट डायकॉन्डलिक कंडीशन। व्हाट डज इट सजेस्ट? इट सजेस्ट दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो पैराग्राफ चेंज करके फिर ऐसा लिखिएगा, इन ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल क्रेनियल बोन, in occipital cranial bone around the foramen magnum in occipital cranial bone around the foramen magnum, वो जो लार्ज ओपनिंग होता है उसके चारों ओर around the foramen magnum laterally, आजू बाजू जो है laterally there are two prominences, उभार जैसे स्ट्रक्चर्स है ना, there are two prominences called, उन्हीं prominences को कहते हैं condyles, condyles। Now this is one of the question oriented point from NCERT. These condyles, since they are two in number, two prominences, दो उभार जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कॉन्डाइल्स कहते हैं, hence the human skull turn out to be known as डायकॉन्डलिक कंडीशन। और उस कंडीशन के साथ वो ह्यूमन स्केलेटन में व्हाट फीचर इट एक्चुअली इंपार्ट, वो क्या रोल प्ले करते हैं, दैट व्हाट आई एम मेंशनिंग। सो दीज कॉन्डाइल्स पार्टिसिपेट इन, as I have mentioned you कि पूरा स्केलेटन में ह्यूमन स्कल दो तरह के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यस एंड नो। तो दोनों मूवमेंट्स में से इन्हीं कॉन्डाइल्स का ही तो रोल है। तो दीज कॉन्डाइल्स पार्टिसिपेट इन यस मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ उस कैरेक्टरिस्टिक जॉइंट को कहते हैं जो कि स्कल को आर्टिकुलेट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। एनसीईआरटी गिव्स दैट स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक,
Skull articulates on the anterior part of the vertebral column by the help of condyles, by the help of dicondylic. Human skull is dicondylic. तो उस सेंटेंस को मैंने एलॉबरेट किया है. व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? तो these condyles participate in yes movement by the help of that joint is recognized as alento occipital joint. ये तो जॉइंट का नाम है, लेकिन अंडर द एक्सियल एंड कैटेगरी ऑफ मूवमेंट उसको जिस जॉइंट को एक्चुअली हम किस कैटेगरी में रखेंगे? कॉल्ड सैडल जॉइंट. क्या कहेंगे? लाइक अ सीसॉ एक्शन, लाइक अ सीसॉ एक्शन. बच्चों के जो आपने देखे होंगे पार्क में ऐसे सीसॉ होते हैं, दोनों तरफ बैठ के ऐसा मूव करते हैं, है ना? सैडलिंग एक्शन, डोलने जैसा एक्शन. कैसा एक्शन? ऐसा डोलता है. तो वो जो हड्डी है वो प्रोमिनेंसेस की तरह निकले होते हैं and they just rest on the first vertebrae. Now diagrammatically उसको थोड़ा समझा जाए. कि previously we have seen ये रहा ह्यूमन स्कल का एक क्रेनियम पार्ट और ये रहा ऑसिपिटल क्रेनियल बोन, और यहां कहीं एक आर्बिट्री प्रेजेंटेशन है. देयर इज अ लार्ज ओपनिंग रिकॉग्नाइज्ड एज फोरामेन मैग्नम. ये तो साइड व्यू है. अब आप इमेजिन करें कि अगर मैं लोअर जॉ को हटा दूं एंड इफ वी गो थ्रू दिस व्यू, है ना, तो नीचे से ये स्कल दिखने में कैसा लगेगा? ये रहा जाइगोमैटिक बोन, चिक बोन. ठीक है, इसको अगर हम देखें क्योंकि यहां पर डेफिनेटली मैक्सिले है, मैंडिबल है. मैंडिबल को मैं हटा देता हूं और बोन को इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये रहा पैलेंटाइन बोन. कौन सा बोन है ये? है ना, यहां शॉकेट्स बने रहते हैं, दांत इसके अंदर एम्बेडेड होंगे. ठीक है, पैलेंटाइन बोन के बाद यहां होते हैं नसल कॉन्के. ऐसे दो ओपनिंग्स होते हैं. ये ओपनिंग्स होते हैं नसल कैविटी के. किसके होते हैं? नसल कैविटी. जो नाक अंदर से ओपनिंग सेप्टम गया है, अंदर कंटिन्यूटी बनाते हैं इस ओपनिंग से, तभी तो जाके विंड पाइप से कंटिन्यूटी बनेगा एयर का. ठीक है, ओके. फिर इसके यहां होता है वोमर बोन. कौन सा बोन? अब ये वो बोन से जो लास्ट क्लास मैंने उस साइड व्यू डायग्राम से लेबलिंग नहीं कर पाया था. एम आई राइट? इफ यू रिकॉग्नाइज, याद आता होगा आपको, मैंने कहा था कि उस व्यू में हम इन बोन्स को नहीं देख पाएंगे. तो वोमर बोन. अब ये जो भी है पार्ट्स, बट व्हाट आई एम नाउ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू मेकिंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये रहा टेम्पोरल. कौन से बोन है ये? एंड हियर कम्स ऑसिपिटल बोन. विच बोन? और ठीक ऑसिपिटल बोन में यहां बीचों बीच एक ओपनिंग होता है, एंड दैट ओपनिंग इज नन अदर देन, इस ओपनिंग के दोनों तरफ, अब ये तो मैं एक 2 डायमेंशनल बोर्ड पे थ्योरेटिकल डायग्राम बना के समझा रहा हूं. ये कॉन्डाइल है, सॉरी, दिस इज द फोरामेन मैग्नम. और क्या लिटरेचर आपने अभी अभी लिखा है? इन ऑसिपिटल क्रेनियल बोन अराउंड द लैटरली, आजू बाजू ऐसे दो प्रोमिनेंसेस निकले होते हैं. देयर आर 2 प्रोमिनेंसेस कॉल्ड, नाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर condyles and 2 in number, hence human skull exhibit what nature? Dicondylic condition. अब ये condyles क्या करते हैं? Suppose now this is an arbitrary presentation. The first vertebra, atlas, the first vertebra is a ring like, एक छल्ले जैसा है वो. It doesn't have the typical processes, centrum जो एक typical vertebra के होने चाहिए. रीढ़ की हड्डी के एक एक सेगमेंट यूनिट को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रे. लेकिन एरिया वाइज द वर्टिब्रे हैज गॉट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो टॉकिंग अबाउट द सर्वाइकल वर्टिब्रे, कौन से वर्टिब्रे? अभी मैं वर्टिब्रे नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम जिस टॉपिक और पॉइंट को समझने जा रहे हैं और क्वेश्चन कैसे कवर हो रहा है, एक साथ इस पूरे पॉइंट में मैंने 5 क्वेश्चन कवर किए हैं. पढ़ तो हम स्कल रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, स्कल इज फलाना blah blah blah, ये characteristics, all the given statements are correct, incorrect and whatever pattern of question.
लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जब बनता है ह्यूमन स्कल से रिलेटेड और बॉडी के किसी और स्केलेटन पार्ट का, क्योंकि लाइनअप में ऑप्शंस बने हुए हैं, उनमें से ये जॉइंट्स का क्वेश्चन है कि ह्यूमन स्कल पार्टिसिपेट इन एलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये जॉइंट किसके लिए जिम्मेदार है? यस मूवमेंट। फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ मूवमेंट? हिंज जॉइंट, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट, स्लाइडिंग ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट। व्हाट इज दैट सैडलिंग एक्शन जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा जो हैवी हार्डेस्ट डेंसेस्ट स्कल, जिसका अपना एक भारीपन है, बट वी डजंट एक्सपीरियंस इट थैंक्स टू द प्रेजेंस ऑफ एयर फिल्ड कैविटीज कॉल्ड साइनसेस। तो वट एवर सो, हम दिन भर थ्रू आउट द डे 24 आवर्स में कंटिन्यूसली वी आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी जेस्चर्स टू गिव अवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड हेड मूवमेंट। उन हेड मूवमेंट में एक है हमारा यस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? सो दैट इमोशनल जेस्चर, वो जो तरीका है एक किसी भी चीज को, आप अभी क्लासरूम में बैठे हैं और मेरे हर बोलने पे द मोमेंट यू गेट अंडरस्टैंड इमोशनली, यू गिव अ जेस्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यस। अब वो कितना मन से है वो एक अलग बात है बट आई एम टॉकिंग समथिंग प्रैक्टिकल कि ठीक है, यू आर गिविंग दैट मूवमेंट। तो ये जो सैडलिंग एक्शन है लगातार, ये कैसे यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है उसको मैं समझाने जा रहा हूं। तो ऐसा मान के चले कुछ इस तरह से वो स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज एन आर्बिट्री प्रेजेंटेशन। अब इसको मैं यहां से निकाल के थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में बनाते हैं। एक्चुअली इस तरह से कुछ होता है वो। अब यहां से क्या पास होगा? अंदर ये क्रेनियम है, सो कॉल्ड द ह्यूमन ब्रेन। ये रहा ह्यूमन ब्रेन, सेरिब्रम उसका 83% वेट, और फिर सो कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा व्हाटएवर। सो यहां से क्या निकलेगा? स्पाइनल कॉर्ड। क्या निकलेगा? इट हैज टू गो थ्रू। वो तो सब जा रहा है, लेकिन इसका जो वेट है इस पर ना केवल रेस्ट करेगा, तो ये रहा न्यूरल कैनाल, मतलब मेन स्पाइनल कॉर्ड पास होने के लिए स्पाइनल कैनाल। इसके दोनों तरफ यहां रहते हैं फैसेट्स। क्या रहते हैं? ऐसा डिप्रेशंस बने होते हैं। क्या बने होते हैं? डिप्रेशंस। अगर यहां पर दोनों तरफ ये कॉन्डाइल्स ऐसे उभार बनाए हुए हैं, प्रोमिनेंसेस, तो उनको बैठने के लिए क्या चाहिए? फैसेट्स, डिप्रेशंस। सबको आया समझ में? तो अब क्या होगा इस पर जब ये बनता है तब, अब देखिए क्या लिखवा है आपको। एलेंटो मतलब एटलस, ऑसिपिटल के कॉन्डाइल्स, एलेंटो जॉइंट, सैडल जॉइंट। तो वो उसके ऊपर ऐसे रेस्ट करते हैं, डिप्रेशन के ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं, और तब ये मूवमेंट होता है सैडलिंग एक्शन। आया सबको समझ में? तो ये था सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लास्ट क्लास मिस किया था, है ना। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। अभी मैं आगे चल के पिवट जॉइंट्स जब पढ़ा रहा हूँ तब ये दोबारा बन जाएगा। पिवट जॉइंट समझाएंगे, नो जॉइंट, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन आएगा एटलस और एक्सिस के डिफरेंसेस वाले। सर पूरे रीढ़ की हड्डी में आपको सिर्फ 3 के बारे में पढ़ना है, पूरे 26 हड्डियों के बारे में नहीं पढ़ना है। 26 के बारे में एक साथ बता तो दूंगा आपको, लेकिन क्वेश्चन ओरिएंटेशन के लिए सिर्फ कितने पढ़ने हैं? 3, एटलस और एक्सिस। सबसे पहले वाली जो 2 बोन है उनके बारे में आपको पढ़ना है, और एक टिपिकल लंबर वर्टिब्रा। कौन सा वर्टिब्रा? क्योंकि वहां आपको एक अच्छा से वर्टिब्रा क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, प्रोसेसेस हो सकते हैं, वहां से एक हड्डी निकाल के हम उसकी एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं। बस वहां से क्वेश्चन बन सकता है। हो गया वर्टिब्रा पे। बाकी रेस्ट, ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम विद फलाना वर्टिब्रल फार्मूला एंड जो भी फीचर्स सब मैं अभी आज लिखवाऊंगा आपको सिस्टमैटिकली। लेकिन अभी अभी जो बात मैंने बताई है उसको पहले मैंने नोट डाउन कराया है। क्लियर? एंड एट लास्ट लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट विद रियल स्कल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जहां आप आज वो सब देखोगे जो आपने 2 क्लास पिछले पढ़े थे। ठीक है ना? सो आई हैव गॉट द कंप्लीट स्केलेटन, बट एरिया वाइज लाता रहूंगा एक एक दिन। So this is the mandible bone, this is the right, these are the processes, right? The only movable bone, the only of the complete human skull, clear with these processes। तो ये जाके मैंने आपको लिखवाया था क्रेनियोस्टैलिक जॉ सस्पेंशन। क्या लिखवाया था?
तो ये रहा वो प्रोसेस जो जाके क्रेनियम बोन। अब इसकी बात करें हम, लास्ट डे आई मेड द प्रेजेंटेशन इन दिस व्यू, यस और नो? साइड व्यू आप देख सकते हैं, ये दिस इज द क्रेनियम पोर्शन, रेस्ट सामने क्या है, ये फेशियल। नाउ दीज आर दोस आई सॉकेट्स फ्यूज्ड बाय फ्रंटल, जाइगोमैटिक, नसल, याद आ रहा है सबको? एक आई सॉकेट कितने बोन से बनते हैं? 5 फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स, 2 फ्रॉम द cranium region and 3 from the facial region, ठीक है? तो रेस्ट जो भी है, एंड दिस पार्ट यू कुड सी दिस इज वैकेंट, व्हाई? क्योंकि ये रहा नसल बोन, और ये सामने फिर क्या होगा? कार्टिलेजेस, और कार्टिलेजेस ऑर्गेनिक है इसलिए वो डिग्रेड हो जाता है समय के साथ। ये ऑसिफाइड है, हेंस इट डजंट डिकम्पोज। ऑसिफाइड है ना पूरा, इसका ऑर्गेनिक पार्ट हट चुका है, आज ये पूरे कैल्शियम का हब है ये पूरा। आ गई मेरी बात समझ में? तो पॉइंट टू बी नोटेड, see these are known as auditory meatus। टेम्पोरल बोन में होता है ना स्मॉल ओपनिंग, कान का कैनाल यहीं से तो अंदर जाएगा, यस और नो? आ रही मेरी बात समझ में? नाउ कम टू दिस व्यू, नीचे से हटा दिया, अरे आया समझ में? ये डायग्राम आया समझ में? हालांकि कुछ मेंढक जैसा लग रहा था तुम्हें पहले, लेकिन आई डू अब आपको समझ में आया होगा। ये रहा वो व्यू, डिड यू गॉट दैट? सबको आई बात समझ में? एंड नाउ दिस ओपनिंग इज, और फोरामेन मैग्नम के दोनों तरफ यू कुड सी, नाउ दीज आर दोस कॉन्डाइल्स, ऐसे दो होते हैं, और ये ऐसे उभरे हुए रहते हैं। हालांकि रखते रखते थोड़ा सा यहां से जो है रब हो गया, हल्का और बड़ा था ये, है ना, टूट गया थोड़ा थोड़ा, तो ये और थोड़ा सा ऐसे बड़े होते हैं कर्व की तरह ऐसे। अब आप इमेजिन करिए नेचर की इंजीनियरिंग कि ये जब, है ना, पहले सर्वाइकल वर्टिब्रे, सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रे ऐसा बैठता होगा, तो परफॉर्मिंग व्हाट एक्शन? सैडलिंग एक्शन, सैडल जॉइंट ड्यू टू एटलस एंड ऑसिपिटल बोन, एलेंटो, to perform which type of movement? So what do you mean by diacondylic condition? When the foramen magnum of the occipital bone being surrounded, around that there is a lateral, आजू बाजू देखिए आप, आया सबको समझ में? तो this is called diacondylic condition। बाकी ये रहा वोमर बोन, ये रहा वो नसल कॉन्के जिसको मैं कह रहा था। आप ये देख रहे हैं ओपनिंग, ओपनिंग दिख रहा है, क्योंकि यहां से एयर जाएगा, ये रहा नसल कैविटी, ये रहा 2 कैविटीज, यहां से एयर जाके यहीं से तो आएगा फिर, टू मेक द कंटिन्यूटी टुवर्ड्स द ट्रैकिया, टुवर्ड्स द ट्रैकिया। तो ये जो छेद है इनके चारों तरफ, ये जो बोन के पीसेस है, उनको ही हम कहते हैं नसल कॉन्के। क्या कहते हैं? वोमर बोन, पैलेंटाइन बोन, आप देख सकते हैं पैलेंटाइन बोन, बीच में एक लकीर दिख रहा होगा, ठीक है ना? आफ्टर दी क्लास जो देखना चाहे सामने से फिर आके, अगर नहीं क्लियरली समझ में आ रहा हो तो नजदीक से देख सकते हैं आप। आ रहा है समझ में? तो अल्टीमेटली यू वांट टू रीच ओवर हेयर, आप उसी की तैयारी कर रहे हो। अरे सबको आई बात समझ में? जब कैडेवर और एनाटॉमी की क्लासेस लगेंगी, एक बोन मेरे पास ऐसा भी है कि यहां से ऐसा हाफ कटा हुआ है ऊपर से, तब तो अंदर देख पाएंगे कि अंदर कैसे फोसास बने हुए हैं, एरियाज बने हैं जिसमें ब्रेन अपने आप को अरेंज करता है, कंपार्टमेंट्स। फिर एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, अगेन उसको समझाने के लिए वो वाला लाऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम। आ रही मेरी बात समझ में? ऐसा कटा हुआ मतलब ऐसा काट के उसको ऐसे अंदर दिखाने के लिए। तो एक क्वेश्चन आता है पीएमटी में, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ह्यूमन स्कल, ये अब आप आखिरी नेक्स्ट लिखेंगे डेंजर पॉइंट बनाकर, कि इन ह्यूमन स्कल द स्पिनॉइड बोन which is recognized by its butterfly shape. What shape? क्योंकि जो स्पिनॉइड बोन होता है यहां पर ये दिखेगा कि यहां एक पीस है, यहां एक पीस है, बट इट इज सिंगल। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर पूरा एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह जाता है ऐसा, ठीक है? तो उसका सिंगल पीस जब निकालते हैं, इट लुक्स लाइक द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई, ऐसा लग रहा है कि कोई बटरफ्लाई हो, ऐसा उसका शेप ही ऐसा है। सो द क्वेश्चन इज
बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चंस अलग अलग तरह के नेशनल पीएमटीज में। अब तो यूनिफाइड पेपर होता है, लेकिन जब हुआ करता था अलग अलग पेपर, सभी एएमयू बीएचयू उनमें भी क्वेश्चन आता था। ये एक्चुअली एंडोक्राइन सिस्टम में बताया जाता है उस बोन की खासियत, लेकिन रिलेटेड तो स्केलेटन सिस्टम से। तो आज ही क्यों ना पता चल जाए कि आउट ऑफ द डिफरेंट 22 स्कल बोन्स, स्कल के जो क्रेनियम रीजन और पूरे फेशियल रीजन के बोन्स हैं, उनमें से जो स्पिनॉइड बोन है, कौन सा बोन इस रीजन में बटरफ्लाई शेप, is recognized by presence of, in human skull the sphenoid bone butterfly shaped is recognized by presence of sella turcica. Sella, what is sella turcica? Right now it's a small minute depression. It is a small minute depression in the center of sphenoid, in the center of sphenoid, to accommodate किसको जगह देने के लिए, pituitary gland. Which gland? Now this is one of the, मतलब ये endocrine system का question है actually. If you go through any practice book, you will come such through that question in endocrine system. But my point is, since you have experience regarding skeleton system और skull region में स्पिनॉइड बोन की पहचान होती है उसके शेप की वजह से बटरफ्लाई, बट उसी के सेंटर में एक छोटा सा डिप्रेशन बना होता है, और वो डिप्रेशन उसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप को, क्यों, क्योंकि ये रहा सेरिब्रम और उसके इस रीजन से डायनसिफ्लॉन क्या रहता है, डायनसिफ्लॉन का जो हाइपोथैलेमस फ्लोर है वहां से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक एक्स्ट्रा एंगल नीचे लटका रहता है, हैंग रहता है, इट नीड्स, तो यहीं कहीं से जो है क्या गुजरता है, स्पिनॉइड बोन. विच बोन? बेसी स्पिनॉइड या स्पिनॉइड कहते हैं. तो स्पिनॉइड बोन पार्टीशन है नसल कैविटी और क्रेनियम कैविटी के बीच, एक फ्लोर की तरह पार्टीशन है, यानी इसके लिए रूफ बनेगा, इसके लिए फ्लोर. जैसे ये छत है, ये छत हमारे लिए, लेकिन ऊपर वाले के लिए क्या है, फ्लोर. तो स्पिनॉइड बोन इज द रूफ ऑफ नसल कैविटी एंड फ्लोर ऑफ क्रेनियम कैविटी. तो जब ये सीधे जाता है, जाते जाते बीच में आ गया एक्स्ट्रा, तो इसको एक एक्स्ट्रा एकोमोडेशन देने के लिए एक हल्का सा ऐसा बीच में डिप्रेशन है, बीचों बीच बिल्कुल. उस डिप्रेशन को कहते हैं सेला टुर्सिका. ठीक है, एक पेटेंट क्वेश्चन है ये, स्केलेटन सिस्टम का मान लीजिए, बट सिंस इट एकोमोडेट्स द ग्लैंड, तो एंडोक्राइन सिस्टम एनसीईआरटी के लिटरेचर में आप जाके पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है the pituitary gland is well accommodated in a bony depression in a of sphenoid bone called sella turcica. लिख लिया सबने यहां तक, everyone? The last point is human skull made up of 22 bones but include, ऐसा लिखें, human skull made up of 22 bones but include 29 bones in which excluding 22, human skull made up of 22 bones but include 29 bones in which excluding the 22, यानी 22 को अलग करें, excluding the 22 comma rest 7 bones are found as follows. Excluding the 22 bones, rest 7 bones are found as follows.
How they are being found? One is the head and ear ossicles. ऐसे लिस्टिंग करने के बाद हेडिंग दीजिए head, known as tongue bone, U-shaped oblique, it's a horseshoe shaped bone. Found above. कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कि क्वेश्चन में किस तरह का ऑप्शन, लिटरेचर का इस्तेमाल करके ऑप्शंस बना दे, और जरा सा बहुत ही नजदीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि खुद ही जज नहीं कर पा रहे उसकी पोजीशन एग्जैक्ट क्या है कि नहीं है ना, क्योंकि एक ही पोजीशन को अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया है 3 ऑप्शंस में, तो गौर करेगा। फाउंड अबव द लैरिंग्स बिलो द टंग, टंग बोन यू शेप्ड है ना, हॉर्स शू शेप्ड बोन फाउंड अबव लैरिंग्स, साउंड बॉक्स के ऊपर और टंग के नीचे, ये उसका एकोमोडेशन है। अगेन डेंजर साइन बनाते हैं। द ओनली बोन ऑफ स्केलेटल which is not surrounded by any, या articulated by, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, है ना, which is not articulated by any another bone else surrounded completely by muscles. इस शेप का वो सिंगल बोन होता है। नाउ दीज आर कॉल्ड ग्रेटर कॉर्नुआ एंड दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड लेसर, जिनसे मसल्स अटैच होते हैं, लेसर कॉर्नुआ, है ना, ऐसे हल्के हल्के एक्सटेंशंस लिखे रहते हैं जिसमें मसल टेंडॉन्स अपने आप को फिक्स कर, तब जाके वो उस गिवन बोन को जो है थोड़ा बहुत मूव करा सकते हैं, या वो सपोर्ट ले सकते हैं उसका, ऐसा आप कह सकते हैं। सो दैट वाज रिगार्डिंग टंग बोन। So next is regarding ear ossicles. पहला ही सेंटेंस होगा, ईयर बोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। एक्चुअली वो 3 अलग अलग टुकड़े हैं, एक्चुअली पीसेस, कलेक्टिवली उनको ईयर ओसाइकल्स कहते हैं, राइट। सो ईयर बोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ओसाइकल्स। फाउंड इन 2 set in the middle ear
पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी सिस्टम को पढ़ने के 5 सीक्वेंस होंगे हमेशा। लोकेशन है ना, पोजीशन क्या है उसका ऑल ओवर, और उस पोजीशन पे वो एकोमोडेटेड किस तरह से अरेंज है, दैट्स कॉल्ड एनाटॉमी। लोकेशन, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी। हालांकि इसमें तो हिस्टोलॉजी एक साथ देख लिया था हमने, बोन्स कैसे बने होते हैं पहले ही पढ़ा दिया गया था। लेकिन आने वाले दिनों में किसी भी सिस्टम को जब भी आज के बाद पढ़ोगे, दैट विल मेक योर वर्क ईज एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपका ट्रैक सेट हो जाएगा कि फला। किसी भी सिस्टम को पढ़ने का तरीका ही यह है कि वो सिस्टम कैसे एनिमल किंगडम में आया, क्यों आया, किन किन तरीकों के चेंजेस से गुजरते हुए आया। इस नेचर से जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा आप टेक्सोनोमिक टच देके भी आपकी पढ़ाई चल रही है साथ साथ। अचानक से आप वेल एश्योर्ड होके आंसर दोगे कंफर्मली कि हाँ फलाने फाइलम में सिस्टम होगा, लेकिन इस तरह का होगा, क्योंकि तुमने शुरू से रीजनिंग करके पढ़ रखा है। और हमेशा हर चैप्टर आप फाइनली कंक्लूड क्या होगा, हमेशा द बेस्ट सिस्टम इन इट्स हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप फॉर्म टू बी एक्सपीरियंस्ड अमंग मैमल्स। अमंग, क्योंकि खुद मैमल्स बिल्कुल टॉप पोजीशन पे ऑक्यूपाई किए हुए हैं अमंग कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल शरीर बाकी किसी फाइलम का हो ही नहीं सकता। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? क्यों? क्योंकि बार बार हिस्टोलॉजी में ये बात पढ़ाते हुए साफ कर दिया गया था कि कनेक्टिव टिश्यू पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ कॉर्डेट्स में क्यों आया। द रीजन इज शरीर को ज्यादा बेहतर असेंबल करना है ना, अटैच और पैकिंग करना तभी जरूरत पड़ेगा जब शरीर कॉम्प्लेक्स हो। एंड फाइनली कनेक्टिव टिश्यू ओनली फाउंड अमंग कॉर्डेट्स, क्योंकि बाकी फाइलम्स में या तो 2 या 3 ही टिश्यूज पाए जाते हैं। पूरे एनिमल किंगडम में 4 पाए जा सकते हैं। Those 4 typical tissues are epithelium, connective, muscular and nervous. That's how we started our session. हमने उस तरह से स्टार्टअप दिया था डिस्कशन को। तो चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एज द यूनिट हैज बीन नेम्ड, उसका नाम देने का कारण ही ये है, हर चैप्टर के नाम में ही छुपा हुआ है कि हमें क्या पढ़ना है उसमें। सपोज चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक रैंडमली क्यों बोला है बॉडी फ्लूइड, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है। What is fluid? फ्लूइड क्यों चाहिए जबकि शरीर को बनाने के लिए एक सॉलिड ऑर्गन सेटअप सब कुछ है। Why there is need of that mobility, some liquid texture component of the body which have the tendency to move with some pressure? यहां से चैप्टर शुरू होता है। Hence in nature a natural fluid, जो कि ऑर्गेनिज्म खुद बनाए, बाहर से रिसोर्स ना करे, आउटसोर्सिंग ना करे। जैसे पॉरीफेरा, पॉरीफेरा क्या करता है, फ्लूइड का इस्तेमाल वो भी करता है, बट इट डजंट हैव इट्स ओन बॉडी फ्लूइड, एल्स इट हैज अ फॉल्स सर्कुलेटरी सिस्टम, कैनाल सिस्टम, क्या कहते हैं उसे, वाटर कैनाल सिस्टम, जिसमें उसने ऐसी हिस्टोलॉजिकल तैयारी कर रखी है। हिस्टोलॉजिकल में गलत बोल गया, रादर सेलुलर। कैसा तैयारी, थैंक्स टू दोस प्रोस्पेक्टिव सेल्स कॉल्ड कोआनोसाइट्स, क्या कहते हैं उनको, एक सीरीज में अरेंज होके इस तरह से वो अपना प्रोपेलिंग बीटिंग एक्शन करते हैं कि अंदर एक करंट ऑफ वाटर चैनल जनरेट करते हैं। लेकिन वो वाटर हमेशा एक्सटर्नली आता है, वाटर कोई शरीर से बनाता नहीं है। हेंस वाटर इज नॉट अ बॉडी फ्लूइड। ट्रू बॉडी फ्लूइड इन एनिमल किंगडम हैज स्टार्टेड फ्रॉम एनालिडा, फ्रॉम, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ोगे आ रहा है सबको समझ में। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्चुअल स्टडी, बोलने से नहीं होता है कि हम कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं एबीसीडी, वो तो एक अपने आप पैरेलल चीजें सेट होना शुरू हो जाना चाहिए, शुरू राइट फ्रॉम द डे वन। तो हर क्लास जो भी आप अटेंड कर रहे हो, मतलब टू द पॉइंट ये सब लिखवा दिया जा रहा है, और बस इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एनसीईआरटी तो कवर हो ही रहा है, बस इट्स योर नॉट जॉब कि घर पे जाके एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करके असेंबल कर ले कि जो आज डायग्राम बना था, जो पॉइंट्स लिखे थे, मोर और लेस वो 90% एनसीईआरटी कवर्ड होना चाहिए, 100% नहीं, क्योंकि कुछ वर्कआउट तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। आई कांट डू द स्पून फीडिंग, यस और नो। मैं चाहूंगा ना कि शायद गलती, एज अ ह्यूमन गलती से भी शायद कोई एनसीईआरटी का पॉइंट छूट सकता है, और कुछ पॉइंट्स मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मुझको आगे चल के उसको कनेक्ट कराना है। लेकिन नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप पढ़ते पढ़ते सर ये वाला लाइन तो आपने कुछ इंक्लूड नहीं किया था अपने एक्सप्लेनेशन में, ये शो करेगा कि आप भी घर पे जाके पढ़ रहे हो। अरे आ रहा है समझ में, है ना। मैं ऐसा टीचर हूं, मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ मुझसे छूट गया, और फिर नहीं तो मैं बोल दूंगा इसके कारण मैंने छोड़ा था। मैं पॉसिबली में बता दूंगा कि ये पॉइंट आज समझाता तो नहीं आता, भले ही दूसरे सिस्टम में, भले ही सिस्टम का टॉपिक है, लेकिन किसी दूसरे सिस्टम में समझ में आता है। यहां तो चलो तुम समझ लो कि ये ऐसा है कुछ। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, आज लिखा ना तुमने सेला टुर्सी का, है तो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट, लेकिन वो जो बना, क्यों बना, कैसे बना, उसका कारण है। और अगर वो ना बने तो ट्यूमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
फिर वही मुझे एमबीबीएस थोड़ी पढ़ाना है, ये तो बस बात को जस्टिफाई करने के लिए इतनी बात बोल दी मैंने। उसका सिग्निफिकेंस, उसको जगह चाहिए। सबको मेरी बात आ रही समझ में? तो वो जगह के कारण ही वो अपना काम ढंग से कर पाता है, और फीमेल और मेल्स की पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि फीमेल्स हैज टू यूज द पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग स्पेशली बाय जेस्टेशन पीरियड एवरी टाइम इन हर लाइफ। आ रहा है लॉजिक समझ में? हर चीज का कारण है, रटने का कोई सवाल ही नहीं है। देयर इज नो क्लॉज ऑफ रट्टाफिकेशन इन जूलॉजी स्पेशली। लग रहा है कि अरे ये तो सब नाम याद करने सब कुछ है, बट दैट्स अ पार्ट, अ सिंपल जेस्चर ऑफ योर लर्निंग। यू कांट से इट क्या है और रट्टाफिकेशन चल रहा है। मैं आपको हर चीज सिस्टमैटिकली लिखवा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, डायग्राम्स चल रहे हैं साथ में, बिल्कुल आज के आज यहीं के यहीं याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। शुड आई मूव अहेड? आ रहा है सबको समझ में? नाउ तो अभी अभी ये लिखा है, ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑफ साइकिल्स बट फाउंड इन टू सेट इन द मिडिल ईयर। टिम्पैनिक कैविटी, ये एक फैक्ट बेसिस स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है कि बायोलॉजिकली नेचर ने जिस इंजीनियरिंग कॉज के कारण उनको वहां जगह दी है, ये फैक्ट है। लेकिन रीजन जब हम हियरिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखेंगे वहां कि कैसे वो ईयर और साइकिल्स आपस में जो है छनछनाते हुए, बिल्कुल सही बात है, छनछनाते हैं अंदर। ऑसिकल मतलब ही ना, दे आर वाइब्रेटिंग बोन्स ऑफ द बॉडी। बोले तो सर अभी आपने लिखवाया था द ओनली स्कल बोन्स विच आर मूवेबल मैंडिबल। अरे तो स्कल बोन्स एक्चुअल कौन है? 22। अरे यस और नो? और अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि स्कल रीजन की बाकी वो 7 हड्डियां एक्सक्लूडिंग 22 जो सिर्फ इस एरिया में है, बट दे आर नॉट एडेड इन स्कल बोन्स। डिड यू गॉट द लॉजिक? वो तो उनको अपनी जगह यहां मिला है, इसलिए ठीक है। स्कल इंक्लूड करके पूछेंगे, आंसर 29 होगा। स्कल इज मेड अप ऑफ, आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी वो 22 हड्डियां किससे जुड़े हैं आपस में? फिक्स्ड जॉइंट सूचर्स। किससे जुड़े हैं? जो बाहर से तो दिख रहे हैं, दीज आर सूचर्स। अब आप देखिए ना, ये रहे सूचर्स, ये सैजिटल सूचर, लेम्डोइडल, कोरोनरी, स्क्वायर मसल, बताया था पिछले क्लास। ये देखिए, तो मिडिल ईयर टिम्फैनिक कैविटी कहते हैं उसे। ईच सेट इज मेड अप ऑफ मेलियस, इनकस, स्मॉलेस्ट बोन। इनके और इनके बीच, और इनके और इनके बीच बॉल एंड। जिस दिन मैं जॉइंट पढ़ा रहा हूँ ऑन दी फ्राइडे जो क्लास रहेगा, आपको एक शीट भी लगा, उसमें शरीर में जितने भी जॉइंट्स है, सारे जॉइंट्स का डायग्राम, नाम, फीचर। आ रही मेरी बात समझ में? और आपको क्या करना है, घर पे जाके सिर्फ 3 तरह की कैटेगरीज में उन एग्जांपल्स को सेट कर देना है, क्योंकि जॉइंट्स अल्टीमेटली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, वो तो एक्सियल, मल्टी एक्सियल, यूनी एक्सियल ऐसे कर करके सब लिखे हुए हैं उस शीट में। लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें एनसीईआरटी देख के उन सारे जॉइंट्स को लेकर जाकर 3 कैटेगरी में रख के स्टडी करना है हमेशा रिवाइज करते समय। कार्टिलेजिनस जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट। तो बहुत सारे ऐसे नाम पता चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कवर आज से। मेलियस और इनकस, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट इनके बीच, और जबकि इस इनकस और स्टेप्स के बीच हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट? बॉल एंड शॉकेट जॉइंट के सिर्फ बॉडी में 3 ही तो एग्जांपल है, शोल्डर गर्डल, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड मेलियस इनकस। बस, सो इजी। क्या और याद रखोगे, सिर्फ 3 ही तो जॉइंट्स हैं। अरे आया समझ में? याद रखने वाली बात तो तब आती है कंपैरिजन में, जब चीजें मोर देन अनएक्सपेक्टेड एग्जांपल सामने आते हैं। तो यही तो आपको फॉलो करना है कि कुछ चीजों के तो टिपिकल एग्जांपल्स है जो टिप ऑफ टंग याद होने चाहिए। हाँ, जिसके मोर देन मतलब अनएक्सपेक्टेड 10 से ज्यादा जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोमिनेंट 5-6, और वो आप जब प्रैक्टिस करते हैं, कोई बुकलेट ट्राई करते हैं, उस समय देखिए ना ऑप्शंस में किन एग्जांपल्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बस उन्हीं को आप याद रखिए। ये फिल्टर करना थोड़ा सा, नाउ दैट्स योर स्किल ऑफ प्रिपरेशन। एग्जाम की ही स्किल होते हैं।
तो मेलियस इनकस इनकस स्टेप्स के बीच ऐसे ये जॉइंट्स होते हैं. नाउ आई एम कमिंग टू द मेन कंसेप्ट की अल्टीमेटली व्हाट इज द रोल ऑफ ईयर और साइकिल्स. इसको साबित करेंगे चैप्टर नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन पढ़ते हुए. हियरिंग मैकेनिज्म पढ़ते हुए हम साबित करेंगे स्टेटमेंट को. ईयर ossicles offer two function in hearing mechanism. पूरे हियरिंग मैकेनिज्म में कलेक्टिवली एक कान के अंदर तीनों मिलके एक सेट में ईयर साइकिल्स क्या ऑफर करते हैं. व्हाट रोल दे प्ले इन हियरिंग मैकेनिज्म. दोस टू पॉइंट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड कंडक्शन, साउंड को फिजिकली कंडक्ट करना, और टू डिसाइड द पिच ऑफ sound. Altogether we could say they make by that, ऐसा दो काम करते हुए वो मिडिल ईयर को they make the middle ear to act as what area for the complete human ear? Sound amplifier area. क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ईयर जो है पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल तक तो हमारा साउंड कलेक्टर होता है. क्या होता है? साउंड अलग अलग डायमेंशन से साउंड वेव्स आके टकरा के अंदर कंसंट्रेट होते हैं, कंडक्ट होते हैं. लेकिन फिर इसका काम होता है मिडिल. ये तो एक्सटर्नल ईयर का काम खत्म. मिडिल ईयर का काम होता है उसको आगे एक्सेल करना, बढ़ावा देना, to accomplish the physiology of hearing. And ever I always used to explain you कि to understand any physiology you should be very much affirmed regarding what, क्या चीजें आपके दिमाग में कंफर्म होनी चाहिए. अरेंजमेंट्स. और अरेंजमेंट्स 3 लेवल से होते हैं: लोकेशन, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी. और फाइनल टच उसको कौन देता है? एक हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट. वो हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट आने वाले दिन में देखेंगे. ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, बैलेंसिंग लेयर कौन होते हैं? एम्पुला ऑफ क्रिस्टे एंड मैकुला. यस और नो? देखेंगे कान के अंदर कैसे क्या होता है. लेकिन पॉइंट इज वहां तक पहले साउंड वेव्स पहुंचे. जो स्टिमुलेशन एजेंट है, स्टिमुला है, वो पहुंचे तो वहां तक. इसके लिए ये सब एसेसरी है. फिलहाल मिडिल ईयर एकोमोडेट्स अपने अंदर इन तीनों को जगह देता है, और ये तीनों मिलके वन आफ्टर द अदर दे एक्चुअली ऑफर कंडक्शन ऑफ साउंड विद पिच ऑफ द साउंड डिसाइड करते हैं, thereby making the middle ear tympanic cavity to act as sound amplifier. तो इतना आपको आज याद रखना है. दैट ऑल अबाउट ह्यूमन स्कल एरिया. इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा. किसी को कोई डाउट? एवरीवन. अब आप हेडिंग देंगे नेक्स्ट रिब्स एंड स्टर्नम. ये पहले कंप्लीट कर लिया हो, उसके बाद आप हेडिंग देंगे रिब्स एंड स्टर्नम.
So now this is a side view of a person standing with the ventrodorsal region. So this is the back portion, rather recognized as medically dorsal part, है ना, dorsal portion. Now these are the set of those vertebrae which occupy the thoracic region. Thoracic vertebrae बनाए मैंने, है ना. Out of those 26, cervical area, lumbar, sacrum मैंने उसको exclude कर दिया है. I am now interested only to understand the thoracic part. तो उस एरिया में बैक रीजन में वर्टिब्रल कॉलम का जो वो एरिया जो ऑक्युपाई करता है थोरासिक रीजन को, थोरासिक वर्टिब्रे डॉर्सली देखा, और वेंट्रली सामने की तरफ से पेक्टोरल चेस्ट रीजन में मौजूद है सिंगल फ्लैट डैगर शेप्ड एलोंगेटेड बोन कॉल्ड स्टर्नम. अब देखिए टेक्निकली क्या है कि So first of all, I would like to discuss regarding ribs. Now the diagram simply suggests that there are 12 pairs of ribs. अब ये साइड डायग्राम है तो वन साइड में 12 रिब्स दिख रहे हैं, दूसरे पेयर में उस साइड होंगे. तो अगर हम इस पोर्शन पे आते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एरिया और काउंटिंग वाइज 1 2 3 4 5 6 7, मैं इनकी नंबरिंग बीचों बीच कर रहा हूं यहां तक. 1 2, the first 7 ribs are recognized as true ribs. इस पे कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायग्राम ही ऐसा बनाऊंगा और ऐसी लेबलिंग के साथ यही याद हो जाएगा. एंड रेस्ट ऑफ द अदर फीचर, एक्चुअली पढ़ा तो मैं आज रिब्स स्टर्नम रहा हूं, लेकिन आई वांट टू जस्ट जस्टिफाई एंड कनेक्ट एन अनदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो रिलेटेड है इस चैप्टर के बीच और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ. किसके साथ? ठीक है ना. तो सी फॉलो करें उसको, कैसे बताया जा रहा है. रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर कंपाइल टू गिव रिब केज. टुगेदर दे कंपाइल टू गिव what to the body. वो शरीर को एक्चुअली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इट इज कंट्रीब्यूटिंग अ एनाटॉमिकल सेटअप कॉल्ड रिब केज. तो व्हाट इज रिब केज ये मैं समझा रहा हूं, जिसमें रिब्स इन ह्यूमन स्केलेटन आर फाउंड characteristically in 12 pairs, 24 bones, where each rib is a bar shaped curved flat elongated bone. वो तो मैं पॉइंट्स बिल्कुल लिखवा दूंगा अभी, एक सिंगल रिब की क्या कैरेक्टरिस्टिक है. लेकिन सारे के सारे रिब्स जब अरेंज करते हैं, अपने आप को एकोमोडेट करते हैं एनाटॉमिकली, तो वो शरीर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक रोल प्ले करते हैं, कहने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव रोल, वो है रिब केज बनाने में. और रिब केज बनाने में एक्चुअली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? दैट्स द कंक्लूजन. पूरे के पूरे 12 नहीं करते हैं, 12 में से कुछ कर पाते हैं, क्योंकि खुद रिब्स 3 तरह के होते हैं. व्हाट इज ट्रू रिब्स? First till 7th pair are known as true ribs. Rather they are known as, अब टेक्निकली गौर करिए शब्दों को, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स. कैसे रिब्स हैं? The term itself suggests their definition and nature.
कि वो डॉर्सली किससे जुड़े हुए हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ, और वेंट्रली सामने जो स्टर्नम है वेंट्रल, जिसे हम स्लैंग शब्द में चेस्ट रीजन कहते हैं, थोरैसिक रीजन का सामने का वेंट्रल पोर्शन, तो सामने से वो जुड़ रहा है स्टर्नम के साथ और पीछे जुड़ रहा है वर्टिब्रा के साथ, थोरैसिक वर्टिब्रे। कौन से वर्टिब्रे? ठीक है, बट नेक्स्ट 8, 9 and 10, these ribs are recognized as ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ये as false ribs। और false ribs को why they are false, because they are now called as, point to be noted, एनसीईआरटी में इनका नाम मेंशन्ड है, जिस तरह से मैंने ये बताया, तो मैं दोनों ही बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी में सिर्फ इसका मेंशन्ड है, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, वर्टिब्रो क्यों? क्योंकि फिर पीछे से वो 3 रिब्स 8, 9 पेयर 10, तीनों रिब्स पीछे कहां से जुड़े हुए हैं? वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन सामने आके वो स्टर्नम से ना जुड़कर फ्यूज हो जाते हैं, दे फ्यूज देमसेल्फ टू द सेवेंथ रिब, सेवेंथ रिब के स्टर्नल पार्ट। कौन सा पार्ट? मतलब वो हिस्सा जो स्टर्नम से जुड़ेगा, वहां पर आके ये आप देख रहे हैं फ्यूज होके जुड़ रहा है, हेंस दे आर कॉल्ड वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। कॉन्ड्रल इसलिए क्योंकि अगेन टू रिमेंबर, टू मेक यू रिमेंबर, these ends of ribs are called, and coastal ends are histologically made up of what? जबकि पूरा रिब एक बोनी स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका जो आखिरी टेल एंड है, जिसे हम कोस्टल एंड कहते हैं, यानी रिब्स के एंड्स, आखिरी हिस्सा टेल एंड, वो हायालिन कार्टिलेज के बने होते हैं। एंड कॉन्ड्रा वर्ड सजेस्ट दैट रिब्स का आखिरी हिस्सा कैसा है? कार्टिलेजिनस। विच कार्टिलेजेस? हायालिन कार्टिलेज। तो रिब्स, स्टर्नम पे बात करेंगे, टुगेदर दे मेक रिब केज, बट रिब इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स anatomical arrangement, and accordingly they are of 3 types. And at last, 11th and 12th, they are recognized as floating ribs. They are also better termed and known as gorilla ribs, because also found in gorilla, उनको gorilla ribs कहते हैं। But what they are for? They offer protection to the kidney, pair of kidneys, because kidney is being recognized as one of the crucial anatomical organ of the body. एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रूव कर देंगे इस बात को और अच्छे से, लेकिन ये टर्म यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी कैसा ऑर्गन है? नाउ दैट्स द क्वेश्चन, व्हाई सो? बिकॉज बॉडी के मिड एक्सिस, यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये वेंट्रल है, और ये बॉडी के सारे सिस्टम्स और ऑर्गन ज्यादातर कहां अंदर एकोमोडेटेड है? सीलोम, बॉडी कैविटी में, वेंट्रल साइड। किडनी एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो डॉर्सल साइड बॉडी वॉल के साथ एकदम लगा हुआ, बॉडी वॉल के साथ, रेट्रो मतलब पीछे की तरफ, डॉर्सल साइड, और पेरिटोनियम मतलब बॉडी वॉल का जो अंदर का वॉल होता है, पेरिटोनियम कहते हैं। तो किडनी की एक्चुअल पोजीशन कहां होती है? यहां कहीं ऐसा, ये। तो ये रिब्स, दे डजंट पार्टिसिपेट इन ब्रीदिंग एक्शन, they doesn't participate to make rib cage, else they are only anatomically present over there to physically give protection to the pair of kidneys। क्योंकि किडनी यहां है, एक दिखाया, दूसरा उस तरफ होगा, और उससे निकला हुआ ये रहा यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, यहां ऐसा होता है, एंड द यूरेथ्रा। तो बॉडी का ऐसा है, तो यूरिनरी ब्लैडर और ये सब कहां होता है? दिस इज थोरैसिक रीजन, ये रहा एब्डोमेन, फॉलोड बाय पेल्विक रीजन।
आया सबको समझ में? एवरीवन? तो ये शब्द याद रखिए. नाउ दैट्स द क्वेश्चन. द ओनली पेरिटोनियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, किडनी, पेयर ऑफ किडनी. और उसको प्रोटेक्शन देने का काम किसका है? फ्लोटिंग रिब्स, कॉल गोरिल्ला रिब्स. 11th and 12th पेयर. फाइनली रिब केज को कंस्ट्रक्ट करने में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 12 thoracic vertebrae पूरे, because they are acting as roof of rib cage. ठीक है? Then 10 ribs out of 12, 10 ribs, and they act as wall. And finally one sternum, and they act as floor. What does this concept suggest? कि एक व्यक्ति को अगर if a person is being just aligned down the surface, ये डॉर्सल साइड है, बैक रीजन, और ये वेंट्रल साइड है, एंड सपोज ये रहा वर्टिबल कॉलम गया, तो जो रिब केज है उसका रूफ कौन है? डॉर्सल साइड. दिस इज द रूफ, दीज आर द साइड वॉल्स, और ये नीचे क्या बना? फ्लोर. So this is the anatomy of rib cage. Rib cage is being assembled by participation of 3 components of skeleton system. What they are? Dorsally 12 sets of thoracic vertebrae, 10 ribs out of 12 pairs, and 1 sternum ventrally. और ये lateral. तब बनता है rib cage. Connecting concept. Rib cage along with diaphragm. रिब केज तो आपने देखा ही है, साथ ही साथ यहां पर क्या होता है? एक पार्टीशन, एक मस्कुलर पार्टीशन होता है, फ्रेनिक मसल्स का बना हुआ, राइट? रिब केज तो बन गया ऊपर नीचे चारों तरफ से कवर करने के लिए, और इनके बीच इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं? इंटरकॉस्टल रिब्स के बीच जो मसल्स होते हैं, पैकिंग हो गया. एक फाइनल पैकिंग यानी रिब केज और अलोंग विथ डायफ्राम एक पार्टीशन, मस्कुलर पार्टीशन, जो थोरैक्स अंदर ही अंदर थोरैक्स और एब्डोमेन को डिवाइड कर देता है. thoracic cavity and abdominal cavity inside the body coelom is being partitioned by presence of a phrenic muscle partition called diaphragm. So rib cage along with diaphragm, गौर करिएगा, makes the thoracic cavity as a airtight chamber. Rib cage along with diaphragm makes the complete thoracic cavity as a airtight chamber. इसी के नीचे हेडिंग देके डिफरेंट स्ट्रोक. So what is the conclusion? Different stroke. Due to above anatomy, human can perform,
ना, ह्यूमन बींग्स कैन परफॉर्म, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, पूरा अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट का फाइनल फायदा एडवांटेज क्या मिलता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनाटॉमी? इसका क्या फायदा है? ड्यू टू द अबव मेंशन्ड एनाटॉमी, due to which the thoracic cavity becomes airtight chamber, the human beings can perform negative pressure breathing। अब इस बात को हम साबित करेंगे चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिब्स इन जनरल, कि वो रिब केज का हिस्सा कैसे बनता है। अगर हम एक टिपिकल थोरैसिक रीजन का एक सिंगल सेगमेंट वर्टिब्रा को बाहर निकालें, वो साइड व्यू से कुछ इस तरह से दिखेगा। ये रहा उसका न्यूरल स्पाइन, ये रहा ट्रांसवर्स प्रोसेसेस वगैरह सब कुछ, और ये रहा उसका सेंट्रम। कौन सा एरिया? सेंट्रम, बॉडी मेन जो थिक, जिस पर वो एक दूसरे पर स्टैक, किताबों की तरह एक दूसरे पर रखा जा सकता है, उनको स्टैकिंग होती है उनकी, राइट। तो मैं वर्टिब्रा समझाते हुए बताऊंगा और अच्छे से। फिलहाल मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं कि ये रहा एक थोरैसिक वर्टिब्रा। This is a vertebra from thoracic region, TH, और उसी के साथ आर्टिकुलेटेड है इस तरह से रिब्स। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज, ये रहा एक रीजन, और सो कॉल्ड ये जो जाके जुड़ता है, यहां पर मौजूद है स्टर्नम। क्या मौजूद है? स्टर्नम। तो ये एरिया, मतलब पीछे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, डॉर्सल और वेंट्रल। इस चैप्टर से क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे? फिर ये जो इतना कुछ पढ़ लिया, ये सब है, अभी मैं साबित कर दूंगा अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कैसे टर्म्स यूज होंगे, ऑप्शंस में आप किस तरह का लैंग्वेज की उम्मीद कर सकते हैं। आई एम कमिंग टू ऑल दोस पॉइंट, लेकिन टेक्निकली खुद समझ तो ले कि क्या हो रहा है। तो ये रहा थोरैसिक वर्टिब्रे, और लेटरली वो पीछे भी जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से एक एक पेयर, यस और नो, और सामने आके भी जुड़ता है। तो हियर बिकम्स अ क्वेश्चन, टाइप ऑफ जॉइंट सामने बनाता है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट। कैसा जॉइंट बनाता है? हियर इट मेक्स cartilaginous joint which will be as per expectation slightly movable, और इस तरफ बनता है सिनोवियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट? और सिनोवियल जॉइंट में भी अलग अलग तरह के होते हैं, यूनिएक्सियल, बायएक्सियल, मल्टी एक्सियल। फिलहाल पीछे की तरफ डॉर्सली जो है रिब्स, वर्टिब्रा उसके हेड के साथ देखिएगा सिनोवियल जॉइंट बनाता है, फॉल्स अंडर कैटेगरी कॉल्ड हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट? पीछे वो ऐसे हल्का हल्का मूव करता है, ऐसा हिंज जॉइंट, जैसे ये हमारा बायएक्सियल जॉइंट, हिंज जॉइंट। लेकिन सामने वो आके फ्यूज हो जाता है कार्टिलेजिनस एंड के साथ, और हल्का फुल्का, तो पीछे हम जब अपने ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो पीछे वो ऐसे तक चला जाता है, ऐसा हिंज जॉइंट, लेकिन सामने वो उसको हल्का सा स्लाइट मूवमेंट रेस करता है। तो इस बात को समझने के लिए
इसी कोई डायग्राम को ऊपर से देखेंगे, ऐसा बीच में ओपनिंग होगा स्पाइनल कॉर्ड पास होने के लिए। आया सबको समझ में? न्यूरल कैनाल, ये रहा स्पाइन, ये रहा है ना ऊपर के जो है एंटीरियर प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब आप देखिए यहां से रिब कैसे, साइड व्यू, ये जो जॉइंट है ये कैसे बनता है। इसका दो हेड्स होते हैं। कितने हेड्स होते हैं? तो पॉइंट टू बी नोटेड, मैं ये समझा रहा था, दिस इज नाउ कॉल्ड हिंज जॉइंट, दिस इज कॉल्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मूव करता है, ऐसे पूरा सिनोवियल जॉइंट। लिगामेंट्स, जहां जहां बोन टू बोन कैसा अटैचमेंट है, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, ऐसे सारे जॉइंट्स कैसे कहलाएंगे? सिनोवियल जॉइंट। नाउ दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सिनोवियल जॉइंट। जहां कार्टिलेज जाके किसी भी हड्डी से डायरेक्टली जुड़ेगा, दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। और ज्यादातर कार्टिलेजिनस जॉइंट किसके बने होते हैं? हायालिन कार्टिलेज। विच कार्टिलेज? ठीक है ना, ये रहा वो हिंज जॉइंट, ऐसे मूव करता है। तो एक टिपिकल रिब, ट्रू रिब को अगर हम बाहर निकालें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। which comprises of head, neck, shaft या body कह सकते हैं इसे, and this is the coastal end, this is the या sternal end, क्योंकि ये हिस्सा जाके sternum से जुड़ता है। देखिए पढ़ने का तरीका ऐसा भी हो सकता था, पहले एक रिब कैसा है वो पढ़ाकर समझा के फिर वो असेंबल होके यहां उल्टा भी पढ़ा सकता था। सबको आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन मैंने शुरू कैसे किया प्रैक्टिकली? First of all, how ribs and sternum together they get compiled and makes the actual contribution to human framework, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक फ्रेमवर्क सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिस्टम ऑफ फ्रेमवर्क, सपोर्ट सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड रिब केज। रिब केज खुद क्या है, कैसे बनता है, किन चीजों से बनता है, वो बनने के बाद बॉडी को क्या एडवांटेज मिलता है। सो दैट्स एन अनदर कनेक्टिंग कंसेप्ट पॉइंट जो इस चैप्टर का कंसर्न नहीं है, लेकिन इस सिस्टम ने तो बनाया है। ठीक है, वो इस हिस्से को, शरीर के इस थोरैसिक बॉडी कैविटी सिलोम को अंदर से क्या बनाता है? एयर टाइट चैम्बर। और इस बात का संबंध, रिलेशन कहां है, किस चीज से है? दैट द अबव एनाटॉमी इज गोइंग टू फैसिलिटेट द ह्यूमन बॉडी, एक लाभ ही तो पहुंचाएगा, फैसिलिटेट द ह्यूमन बॉडी टू परफॉर्म व्हाट? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। व्हाट डज इट एक्चुअली मींस? उसका क्या एडवांटेज मिलता है, एंड व्हाट्सओवर, दैट्स फिजियोलॉजी, चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहां आप देख लेंगे। लेकिन उस दिन फिर मैं ये सब नहीं समझाऊंगा, हम तो सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाएंगे। ह्यूमन बींग्स परफॉर्म कैरेक्टरिस्टिकली विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस? नेगेटिव प्रेशर, विच इज बीइंग अकम्प्लिश्ड बाय एन एयर टाइट thoracic chamber by the help of, आगे बढ़ जाएंगे। और उस दिन किसी ने फिर पूछा व्हाट इज रिब केज, व्हाट इज एयर टाइट चैम्बर। चलेंगे ऊपर, धक्का मार दूंगा मैं। हाँ, आई कैन डू इट। अरे कुछ आ रहा है समझ में? मतलब क्योंकि आज तो मैं पढ़ाई हो ही रहा हूं ना, आज तो मैं आगे की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, रेफरेंस दे दे रहा हूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहां समझिए आप, अभी जॉइंट्स पढ़ने हमें, हर तरह के जॉइंट्स, लेकिन चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको 50% जॉइंट्स ऐसे ही याद हो जाएंगे, कहां कहां कौन कौन से जॉइंट्स किससे क्या बन रहे हैं और वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। एक दिन क्लास हम डेडिकेट करेंगे सिर्फ जॉइंट समझने में कि जॉइंट्स क्या है, फेल्क्रम की तरह वो क्यों रोल प्ले करते हैं। उस दिन मुझे उस पर बात करनी है। व्हाट डू मीन बाय एवरी जॉइंट कैरेक्टरिस्टिकली एक्ट एज फेल्क्रम फॉर अवर सिस्टम, फॉर अवर बॉडी, जिससे कि एक्चुअल हर डायरेक्शन, हर मूवमेंट को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन मिलना, और तब जाके मूवमेंट बायोलॉजिकल मूवमेंट बनता है एक लिविंग बॉडी का, है ना। तब एक व्यक्ति ऑर्डर में कहलाएगा, नहीं तो ऐसे 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 करते रहे मूवमेंट, बोले सर लिविंग बॉडी मूवमेंट, है ना। हंटिंगटन स्कोरिया क्या है बीमारी, है ना। कोई भी व्यक्ति खड़ा है और अनड्यू अनवांटेड मूवमेंट ऐसे ऐसे कर रहा है,
आप इमेजिन करो ना, मतलब वो इस तरह के मूवमेंट्स कर रहा है, आप बाहर से आप कहीं और से आप देख रहे हो एज ए थर्ड पर्सन, आप क्या कहोगे? आई थिंक देयर माइट बी सम डिसऑर्डर, आप यही कहोगे ना। When a movement is in order, when it is purposeful, meaningful, with some direction, and the only system in the body as a framework offering that meaningful direction to the movement is skeleton system. और वो skeleton system इस काम को अंजाम देने के लिए उसने जिस तरह से अपने आप को व्यवस्थित, हिंदी में कहते हैं ना व्यवस्थित किया, आर्टिकुलेट किया, दैट आर्टिकुलेशन इज डिफाइंड एज जॉइंट। क्या कहते हैं उसे? वी आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट जॉइंट्स। फिलहाल अ टिपिकल रिब, एंड डेफिनेटली आउट ऑफ दोस 12 मैं एक ट्रू रिब को उठाऊंगा और स्टडी करेंगे ह्यूमन रिब्स एग्जिबिट बायसेफेलिक कंडीशन। कौन सा कंडीशन? ये बायसेफेलिक है। व्हाट डज इट मीन? टू हेडेड, और वो दो हेड्स देखिए आप किस तरह से जाके जुड़ते हैं, प्रोसेस के साथ हिंज जॉइंट बनता है। तो ईच रिब ट्रू रिब्स मेक वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहते हैं क्योंकि उस तरह का जॉइंट बनाता है। डॉर्सली वर्टिब्रा के साथ सिनोवियल जॉइंट हिंज टाइप, और सामने आके कार्टिलेजिनस इम्परफेक्ट जॉइंट स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो बायसेफेलिक कंडीशन मींस इट हैज गॉट टू हेड्स। अपर हेड को कहते हैं ट्यूबरसल और नीचे को कहते हैं कैपिटुलम। क्या कहते हैं? अब टेक्सोनोमिक क्वेश्चन कैसे बनता है? हमारे से पहला क्लास कौन है? एव्स। एव्स हैव बायसेफेलिक रिब्स विथ यूनिकेट प्रोसेस, विथ, जो हम में नहीं होता, बस ये डिफरेंस है। देखिए मैंने यहां मेंशन कर दिया कि मैमल्स में रिब्स कैसे होते हैं? बायसेफेलिक, और बर्ड्स में भी बायसेफेलिक। दो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है, एव्स और एव्स के बाद ही मैमल्स, और दोनों के रिब्स बायसेफेलिक है। लेकिन इनमें क्या होता है साथ में? यूनिकेट प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? यहां एक अलग से एक्सटेंशन होगा बर्ड्स में इस तरह से, जो हम में नहीं होता है। ठीक है ना? ये उनके फ्लाइट एडेप्टेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? फ्लाइट एडेप्टेशन। कि उनके जो फ्लाइट मसल्स हैं वो डॉर्सली किससे जुड़ेंगे? उनको एक चाहिए हुक जैसा स्ट्रक्चर जिससे उनके मसल टेंडॉन्स जुड़ सके। तो उनके उनके रिब्स भी हमारी तरह ही होते हैं, बट विथ यूनिकेट प्रोसेस। और मैमल्स में बस मैमल्स डिफर्स फ्रॉम बर्ड्स। अब ऑप्शन बन गया। तो टेक्सोनॉमी में मान के चलो जब इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, दैट गोज बियॉन्ड एनसीईआरटी एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल टीचिंग में कुछ फंडामेंटल स्केप ऑफ जो बोलते हैं ना, वो व्हाट शुड बी द एरिया टू बी कवर्ड अंडर लर्निंग, तो दैट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस। तो प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। अब आगे सबको समझ में कि कोई भी यूनिट एक दूसरे से बाइफर्केटेड नहीं है, एक्चुअली सब इंटर रिलेटेड है। एक बार आप कंसेप्चुअली चीज को समझ जाते हैं तब आप अपने आप को रिलेट कर करके पढ़ना चालू करते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जैसे आज आप गौर करो ना, पढ़ तो रहे हो स्केलेटन सिस्टम अगेन, लेकिन जो स्केलेटन सिस्टम अपने आप को असेंबल कर रहा है वो ना केवल अपने आप को असेंबल कर रहा है जो उसका काम है बेसिक फंक्शन फ्रेमवर्क, लेकिन उस फ्रेमवर्क का एक्चुअल लॉजिक क्या है, कैसे क्या है वो सब चीजें। जॉइंट्स भी बना रहा है वो। रिब कैसा जॉइंट बनाता है? दो तरह के जॉइंट, सामने से कैसा जॉइंट, पीछे कैसा जॉइंट। सी द डिफरेंस? किसी को कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर? यहां तक क्लियर है? देन वी आर गोइंग टू नाउ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग स्टर्नम। Typically, a sternum is made up of three regions.
मेनुब्रियम, मीजोस्टर्नम, है ना, मिडिल पार्ट, यानी स्टर्नम का मिडिल पार्ट, और आखिरी हिस्सा जो है जिफॉइड प्रोसेस। मेनुब्रियम पार्ट में दो चीजें अटैच होती हैं, द एस शेप्ड क्लेविकल बोन, कॉलर बोन आके अटैच होता है, और जो सबसे पहला रिब है, जो पहला रिब आके कर्व लेके सामने ऐसा जुड़ता है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग रिब्स सो ऑन, है ना। मैं सारे नहीं बना रहा हूं, कॉरस्पॉन्डिंग रिब्स आके जुड़ते हैं, बट एज यूजुअल मेंशन करना होगा कि उनके वो एंड्स आके कैसे होंगे, कोस्टल एंड्स मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट, वो यहां पर पूरे 7 आके यहां तक जुड़ जाते हैं बारी बारी से। ये हिस्सा थोड़ा सा ऐसा हैंग्ड रहता है यहां, जिफॉइड प्रोसेस। और जिफॉइड प्रोसेस का इतना हिस्सा ये भी, आज आपको देखो, मैंने कहा ना, आपने कार्टिलेजेस 3 तरह के पढ़ लिए, लेकिन आने वाले दिनों में जितने एग्जांपल्स मैंने क्लास में डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, वो तो मोस्ट फ्रीक्वेंट एग्जांपल्स है जिनको ऑप्शंस में आप एक्सपीरियंस करोगे पढ़ते समय। लेकिन आने वाले दिनों में अलग अलग एरियाज में उसकी एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी पढ़ते हुए जहां जिस तरह का कार्टिलेज है वो बनाऊंगा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये फलाना एक एग्जांपल है हाइलिन कार्टिलेज का। तो आज आपको और एक एग्जांपल मिलता है, दैट इज जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम इज आल्सो कार्टिलेजिनस, मेड अप ऑफ व्हिच कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। रेड कलर का इस्तेमाल थ्रू आउट किया है मैंने फॉर हाइलिन कार्टिलेज। और इसका काम क्या होता है, फ्रेनिक मसल्स को होल्ड करना। यहां पर इससे तो फ्रेनिक मसल्स जाके अटैच होता है, और पीछे जाके यहाँ वर्टिब्रल, तब जाके वो फ्रेनिक मसल डायफ्राम की तरह पार्टीशन बना पाता है। तो स्टर्नम के लिए आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, अंडर शेप, इट इज अ फ्लैट बोन known as also breastbone, rather it is characterized as a dagger shaped bone, है ना। डैगर शेप में एक्चुअली डैगर नाइफ होता है ना, चाइनीज नाइफ इस तरह के आते हैं, तो उसके शेप को रिकॉग्नाइज करते हुए इसको नाम पड़ा डैगर शेप्ड बोन। इट्स अ फ्लैट इलोंगेटेड डैगर शेप्ड बोन, सिंगल इन नंबर, है ना, ऑक्युपाइंग व्हाट, ऑक्युपाइंग द वेंट्रल रीजन, चेस्ट रीजन सामने से, है ना, एंड पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, रिब केज, thereby acting as the floor. Now this is an humble request कि you should remember these terminologies, क्योंकि later in explanation in further topics ये terms use होंगे। चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनसीईआरटी के लिटरेचर में भी यही टर्म्स लिखे हुए हैं कि फॉल्स रिब्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, और ट्रू रिब्स को वर्टिब्रोस्टर्नल। व्हाट डज इट मीन, वो डायग्रामेटिकली आप समझ चुके हैं। रेस्ट द रिब्स व्हिच कांट डू दैट, सामने आके एलोकेट होके आर्टिकुलेट नहीं हो पाते, दे बिकम द फ्लोटिंग वंस, rather doesn't participate in rib cage, right? Just pass me a book of NCERT 11th. Yes, thank you. So the page number 309, skeletal system. More or less ये सारे points तो मैंने cover किए, but today I would like to just go through a reading from the paragraph
जहां रिब्स के बारे में मेंशन्ड है ना। मैं 2 मिनट लूंगा, आप लोग फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। जस्ट लुक फॉरवर्ड हियर। सो पेज नंबर 310, the paragraph second in number where the topic of ribs have been mentioned. There are 12 pairs of ribs. Each rib is a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column, and that's how I started with the diagram. सबको आई बात समझ में everyone? And ventrally to the sternum. It has two articulation surface. वही डायग्राम में मैंने समझाया है। It has two articulation surface, rib, ventral and dorsal, आगे पीछे मतलब, ठीक है। So and hence it's called bicephalic. Bicephalic वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है, अब एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन बाइसिफा वर्ड मतलब ही हेड, टू हेडेड एंड्स होते हैं उसके। फर्स्ट 7 पेयर्स आर ट्रू रिब्स, व्हाई सो दे आर, ये आता है डायग्राम से समझ में। डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरासिक वर्टिब्रे, और सामने से स्टर्नम से जुड़े हुए विद द हेल्प ऑफ हायालिन, एंड दैट्स नथिंग बट सिंपली द कोस्टल एंड्स। सो नाउ the 8th, 9th and 10th pairs of ribs do not articulate directly with the sternum. डायरेक्ट स्टर्नम से कहां जुड़े हैं? डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, सिर्फ साथ ही जुड़ पाते हैं। 3 पेयर फ्रॉम देयर आफ्टर वो जाके जुड़ते हैं, बट दे जॉइन टू द 7th rib with the help of again hyaline cartilage. These are called vertebrochondral false ribs. वही मैंने कहा ना, एक का बताया मैंने, दोनों को बता दिया है। Rest the left out is the 11th 12th pair, they are finally called floating ribs. Thoracic vertebrae, ribs and sternum together, लेकिन नंबर नहीं बताया, वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। They together make what? उस बात को आगे मैंने फॉरवर्ड किया, what is rib cage, why it is made, है ना, why it is there, it is existing, what role it has to play finally। किसी को कोई डाउट? साथ ही साथ जॉइंट्स के क्वेश्चन कवर, सबको मेरी बात आ रही समझ में? मतलब अब आप समझ में व्हाई आई गिव दोस डायलॉग्स कि एक बार टॉपिक खत्म मतलब खत्म, अब नया कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, मोर और लेस इसी को रिवाइज करना है। नाउ यू हैव टू एक्सप्लोर थ्रू द क्वेश्चंस, क्योंकि यही बातें अलग अलग लैंग्वेज में पूछी जाती हैं, एंड एवर टाइम मेकिंग्स दैट कि अरे कुछ अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चंस कुछ ज्यादा अलग नहीं होते, वो लैंग्वेज होते हैं जो क्वेश्चन को डिस्टर्ब कर देते हैं टू चेक द आईक्यू लेवल कि आपने कैसे चीजों को ग्रास्प किया। किसी को कोई डाउट? तो एवरी सब्जेक्ट हैज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूं, हैज गॉट अ वोकैबुलरी। आपको सब्जेक्ट वोकैबुलरी क्लियर होने चाहिए। फ्रीक्वेंटली किसी डिक्शनरी में जाके आपको डे टू डे लैंग्वेज में ये टर्म्स थोड़ी मिलेंगे, है कि कोई आम आदमी जो है आपके पिताजी घर में बोल रहे जरा तेरा स्टर्नोवर्टिब्रल कॉलम ठीक नहीं दिख रहा अरे कुछ आया समझ में? मतलब अरे यस और नो, या आपकी मदर आपको कभी बुला के कहते हैं कि ब्रिंग 1 किलो एलियम सीपा? अरे कुछ आया समझ में? 1 किलो प्याज ले आओ, ऐसा ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन आज के बाद तुम्हें अगले 8 महीने तक कुछ ऐसा ही करना है जिससे तुम याद कर लो। अरे आया समझ में? आज के बाद तुम्हें मतलब गुस्सा आ रहा है किसी पे, है ना, तो वैसा बोल दो, चुप है स्पॉन्ज बोलेगा क्या बोला? बोले नो नो नो, ऐसी मतलब कुछ भी ऐसा टर्म। अरे कुछ आया समझ में? याद करने का तरीका है, मतलब बैठ के शांत मन से, क्योंकि योर ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू, है ना, टू लर्न बाय हार्ट। अल्टीमेटली आपको चीजें जो है मेमोराइज करना है ना। तो इट्स नॉट ओनली जोलॉजी, इफ यू गो थ्रू केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन मैकेनिज्म भले ही पढ़ते रहे तो ऐसे ऐसे आग ऐसे बाहर निकल जाते पढ़ते पढ़ते, लेकिन अल्टीमेटली यू ट्राई टू recognize the reaction mechanism. Am I right or not? So that you have to do for the biology also, कि at last ये जो सब पढ़ा आप शांत मन से जाके आप एक बार पढ़ के देखें। सबको एनसीईआरटी समझ में आ गया? सो जस्ट उसके ऊपर वाला हिस्सा हेडिंग दीजिए वर्टिब्रल कॉलम। यहां से मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूंगा, और नेक्स्ट क्लास मोर और लेस कवर हो जाएगा, क्योंकि यही हिस्सा थोड़ा सा लेंदी है, बाकी तो इजी है। हेडिंग देके रखिए वर्टिब्रल कॉलम। यहां से मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूंगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी 2 o'clock। यहां तक किसी को कोई डाउट?